एपिडेमी एंड कार्डियक अरेस्ट। जी। ओके, आप स्टार्ट कर लें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टेकियारिथमियाज और कार्डियक अरेस्ट। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ डाउ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि टेकियारिथमियाज, एरिथमियाज टर्म जो है, एरिथमियाज है क्या। एरिथमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल रिदम। तो सवाल ये बनता है कि एबनॉर्मल रिदम से क्या मुराद है, नॉर्मल रिदम क्या होता है। नॉर्मल रिदम की डेफिनेशन ये है कि रिदम और द रेट दैट अराइज फ्रॉम साइनस नोड, यानी जो हमारा नॉर्मल पेसमेकर होता है वो एस नोड होता है। एस नोड से अगर हमारा रिदम बन रहा है तो ईसीजी में हमें क्या नजर आएगा। ईसीजी में हमें नॉर्मल पी वेव के बाद पी आर इंटरवल और उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। अगर हर क्यू आर एस से पहले पी वेव नजर आए और हर क्यू आर एस पी वेव के बाद आए तो ये डेफिनेशन होती है नॉर्मल साइनस रिदम की। अगर ये चीज नजर ना आए तो उसको एबनॉर्मल रिदम कहते हैं या एरिथमिया कहते हैं। अब एरिथमिया दो किस्म के होते हैं, टैकी एरिथमियाज और ब्रेडी एरिथमियाज। टैकी एरिथमियाज यानी जिसमें हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, और ब्रेडी एरिथमियाज यानी जिसमें हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं टैकी एरिथमियाज की, तो टैकी एरिथमियाज की डेफिनेशन ये होती है कि हार्ट रेट मोर देन 100 इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। और उसमें जो मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है वो साइनस टैकीकार्डिया, यानी हर पी वेव के बाद क्यू आर एस बने और हर क्यू आर एस से पहले पी वेव बने और पी वेव की मार्फोलॉजी नॉर्मल हो, अपराइट हो, लीड टू में स्पेशली, तो उसको हम साइनस टैकीकार्डिया कहते हैं। और ब्रेडी एरिथमियाज में, यानी जिसमें एबनॉर्मली हार्ट रेट लो हो जाए यानी 50 से कम हो जाए, तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और उसमें भी साइनस ब्रेडिकार्डिया आता है, यानी साइनस ब्रेडिकार्डिया से मुराद है कि हार्ट रेट 50 या उससे कम हो और हर क्यू आर एस से पहले पी वेव बन रही हो और हर पी वेव के बाद एक नॉर्मल क्यू आर एस बन रहा हो, तो उसको हम साइनस ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। उसके अलावा ब्रेडी एरिथमियाज में हमारे पास हार्ट ब्लॉक्स आते हैं। जो टेकी एरिथमियाज में, टेकी एरिथमियाज की फिर हम फर्दर अगर स्क्रूटनी करें तो टेकियारिथमिया में मोस्ट कॉमन जो टाइप है उसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन इज द मोस्ट कॉमन टेकियारिथमिया। ईसीजी फाइंडिंग, अगर हमें कैसे पता चले कि ये जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो उसके फीचर्स क्या होंगे। नॉर्मली हमें ईसीजी में साइनस रिदम में पी वेव मिलती है और इसमें हमें पी वेव नहीं मिलेगी, यानी ईसीजी फाइंडिंग में हमें नो पी वेव ऑन ईसीजी स्ट्रिप। जो रिदम होगा वो इरेगुलरली इरेगुलर होगा। इरेगुलरली इरेगुलर से मुराद ये है कि यानी आर आर इंटरवल जो हमारा होता है एक आर से दूसरी आर के दरमियान, वो वेरी करेगा। यानी एक आर आर इंटरवल ज्यादा होगा, एक कम होगा, एक दरमियान होगा, तो मुख्तलिफ होगा। तो रिदम उससे क्या होगा कि इरेगुलरली इरेगुलर बनेगा। एट्रियल फिब्रिलेशन की ट्रीटमेंट क्या होती है। हमने जो है, क्योंकि ये टैकियारिथमिया है, रेट कंट्रोल करना होता है या रिदम कंट्रोल करना होता है। रेट कंट्रोल से मुराद कि हमने हार्ट रेट उसका स्लो डाउन करना है। रिदम कंट्रोल से मुराद यानी उसका साइनस नहीं है, रिदम में वापस लाने के लिए हमें रिदम कंट्रोलिंग ड्रग्स देनी पड़ती है। जैसे हम कॉमनली जो ड्रग यूज करते हैं रिदम कंट्रोल के लिए वो एमेड्रोन यूज करते हैं, या हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल शॉक यूज करते हैं टू कंट्रोल द रिदम। तीसरा ऑप्शन जो ट्रीटमेंट का है वो एंटाइकोगुलेशन का है। एंटाइकोगुलेशन बहुत ज़रूरी होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया का रेट 300 या उससे ऊपर होता है और वहाँ पे जो ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क होता है, जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, सीवीए, मेसेंट्रिक इस्कीमिया या लिम्ब इस्कीमिया कर सकता है, इसलिए हमें एंटीकोगुलेशन की जरूरत पड़ती है एट्रियल फिब्रिलेशन में। तो आपके सामने अभी जो स्क्रीन पे ईसीजी आ रही है, ये है एट्रियल फिब्रिलेशन की ईसीजी। इसमें आप देखेंगे, मैं अपना कर्सर यूज कर रहा हूँ, ये आर आर इंटरवल देखें और ये आर आर इंटरवल देखें, तो ये मुख्तलिफ है। तो इसको हम कहते हैं इरेगुलरली इरेगुलर वेव्स। और ये जो हमारे पास नजर आ रही है बाकी की छोटी छोटी वेव्स, ये पी वेव्स नहीं है, इसको हम फिब्रिलेटरी वेव्स कहते हैं। ये फिब्रिलेटरी वेव्स हैं। ये एट्रिया का रेट जो है वो मुख्तलिफ किस्म से डिफरेंट साइड से आ रहा है और ये अराउंड 300 से ज़्यादा है, तो इसलिए हमें फिब्रिलेटरी वेव्स नज़र आ रही है। तो ये जो रिदम स्ट्रिप है इसका डायग्नोसिस है एट्रियल फिब्रिलेशन।
ईसीजी स्ट्रिप की जो फीचर्स हैं, ईसीजी स्ट्रिप्स की, ईसीजी स्ट्रिप में ये है कि आरआर इंटरवल हमें इरेगुलर मिलेगा, जैसे इरेगुलरली इरेगुलर, और हमें जो है पी वेव नहीं मिलेगी। एक और स्ट्रिप देख लें आप, एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें हम देखेंगे, अगेन आप अगर माउस का कर्सर देखें कि आरआर इंटरवल इरेगुलर है, एक आरआर इंटरवल ज्यादा आ रहा है और दूसरा आरआर इंटरवल कम आ रहा है, इसको हम कहते हैं इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। और इसमें अगर हम नोट करें कि हर क्यूआरएस से पहले पी वेव नजर नहीं आ रही, ये जो है ये टी वेव है, जिसपे मेरा माउस का कर्सर है ये टी वेव है, ये पी वेव नहीं है। हर क्यूआरएस से पहले पी वेव बनना और हर पी वेव के बाद क्यूआरएस बनना, वो नॉर्मल साइनस रिदम होता है। ये नॉर्मल साइनस रिदम नहीं है, इसमें दोनों फीचर्स हमारे पास मौजूद है। एक तो ये, अगर हम ईसीजी को अगर कन्वेंशनल तरीके से रीड करें कि सबसे पहले हम रेट देखते हैं, तो रेट इसका अराउंड है, रेट कितना बनेगा, अराउंड 150 है। रिदम क्या है, साइनस नहीं है और इरेगुलरली इरेगुलर है। एक्सिस देखें, एक्सिस नॉर्मल है इनका, पी वेव है ही नहीं, तो इसलिए पी आर इंटरवल हम नहीं निकाल सकते। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है। उसके बाद हम सेकंड एरिथमिया, टेकी एरिथमिया में हेडिंग जो आती है वो आती है एट्रियल फ्लटर की। तो अभी आप डिफरेंस जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन। सो एट्रियल फ्लटर अगेन एट्रियल एरिथमिया है और उसका सोर्स भी अगेन एट्रिया है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में सोर्स एट्रिया होता है। तो इसको डिफरेंशिएट एट्रियल फिब्रिलेशन से कैसे करेंगे, अभी हम जान लेते हैं। ये दोनों हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। और ईसीजी जो हमें अपीयरेंस मिलेगी वो सार टूथ अपीयरेंस मिलेगी। आपकी स्क्रीन पे ईसीजी नजर आ रही है, वो एट्रियल फ्लटर की ईसीजी है, लेकिन ये रेगुलर है। ऐसे लग रहा है जैसे सार टूथ अपीयरेंस हो, तो ये एट्रियल फ्लटर है। अब हम आते हैं एसवीटी में। एसवीटी बेसिकली पुराना टर्म यूज होता है, उसको अब जो कार्डियोलॉजिस्ट टर्म यूज करते हैं वो एवीआरटी एवीएनआरटी यूज करते हैं, लेकिन अभी भी जनरल फिजिशियंस इसको एसवीटी सुप्रावेंटिकुलर टेकीकार्डिया करते हैं। तो सुप्रावेंटिकुलर टेकीकार्डिया बेसिकली नैरो कॉम्प्लेक्स है, रेगुलर है, और उसकी सीरी ये है, अगेन नैरो कॉम्प्लेक्स, रेगुलर, नो पी वेव। एट्रियल फिब्रिलेशन में याद कीजिएगा कि नैरो कॉम्प्लेक्स, इरेगुलर, नो पी वेव। तो एसवीटी और एट्रियल फिब्रिलेशन में फर्क सिर्फ रेगुलर और इरेगुलर का है। यहाँ पे ये देखेंगे आप, आर आर इंटरवल फिक्स है, सेम है, कहीं पे भी देखेंगे डिफरेंस नहीं है। तो नैरो कॉम्प्लेक्स है, नैरो कॉम्प्लेक्स से बोला कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर, 3 स्मॉल स्क्वायर और उससे कम होगा, यानी उसे नैरो कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर ये क्यूआरएस वाइड हो जाए तो उसको वाइड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया कहते हैं, वो अलग हेडिंग में आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो नो पी वेव, रेगुलर रिदम, नैरो कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एसवीटी, सुप्रावेंटिकुलर टेकीकार्डिया। अगर इसका हम ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट में हमारे पास वैगल मैन्यूर्स हैं। वैगल मैन्यूर्स में हम क्या करते हैं, कैरोटिड लेफ्ट और राइट, उस पर हम मसाज करते हैं, तो हमारे पास कैरोटिड साइनस होता है जो स्टिमुलेट हो जाता है और हमारा वैगल स्टिमुलेशन हो जाती है। वैगल स्टिमुलेशन से क्या होता है कि ये जो टेकीकार्डिया होता है वो ब्रेक हो जाता है। या हम जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास वो आईवी एडिनोसिन है, एडिनोसिन एविनोड ब्लॉकर है, वो इस रिदम को कंट्रोल कर देती है। अब हम आते हैं लाइफ थ्रेटनिंग टेकीकार्डियास में। लाइफ थ्रेटनिंग टेकीकार्डियास क्या है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया यानी अगर किसी को वीटी होता है तो वो उसकी उससे जो है वो कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। तो अगर हम ईसीडी के फीचर्स देखें, ये कॉम्प्लेक्स जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड कॉम्प्लेक्स है, नैरो कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो इसको हम वाइड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया भी कह सकते हैं, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को। इसमें हम देखेंगे इसका हार्ट रेट अराउंड 180 के करीब है, और इसमें जो है वो नो पी वेव नहीं है, और रिदम क्या है, रेगुलर है। सो इसके फीचर्स में अगर हम जाएं, नो पी वेव, नो पी वेव, वाइड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया और रेगुलर रिदम। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक नॉर्मल बीट आई है जिसमें पी वेव आ रही है, क्यूआरएस नॉर्मल बना है और टी वेव बनी है, ये बीच में इसको हम कैप्चर बीट कहते हैं, इसको आप छोड़ दें, लेकिन आप बाकी स्ट्रिप देखें तो रेगुलर है
वाइड कॉम्प्लेक्स है और टेकिकार्डिया है। तो अगर रेगुलर रिदम है, वाइड कॉम्प्लेक्स है और टेकिकार्डिया है, तो उसको हम वेंटिकुलर टेकिकार्डिया कहते हैं। वेंटिकुलर टेकिकार्डिया जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, और इसमें यूजुअली जो ट्रीटमेंट होता है वो कार्डियोजेनिक कार्डियोवर्जन होता है, डीसी कार्डियोवर्जन, डायरेक्ट करंट कार्डियोवर्जन होता है। अगर हम इसको इमीडिएटली कार्डियोवर्ट नहीं करेंगे तो ये कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा और पेशेंट की लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी। उसके बाद हम आते हैं WPW सिंड्रोम में। WPW सिंड्रोम एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो फीचर होता है, बेसिकली क्या होता है कि इसमें इसमें फीचर्स जो होता है वो लिखे हुए आपके सामने हैं। शॉर्ट पीआर इंटरवल होता है, लेस देन स्मॉल 3 स्मॉल स्क्वायर्स, यानी लेस देन 120 मिली सेकेंड्स। स्लर्ड अपस्ट्रोक क्यूआरएस होता है जिसको हम डेल्टा वेव कहते हैं। ब्रॉड क्यूआरएस होता है और सेकेंडरी एसटीटी चेंजेस होती हैं। और इसमें अगर आप देखें पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिल्कुल चिपके हुए एक दूसरे के साथ, तो इसको हम शॉर्ट पीआर इंटरवल कहते हैं। तो शॉर्ट पीआर इंटरवल हॉलमार्क होता है WPW सिंड्रोम का। अगर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखें तो स्लर्ड अप स्ट्रोक है, यानी जैसे ही क्यूआरएस ऊपर की तरफ निकलता है तो थोड़ा वाइडन है, इसको हम डेल्टा वेव कहते हैं। तो WPW सिंड्रोम की सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी में चले जाएं तो नॉर्मली हमारा जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है वो एसए नोड से शुरू होता है, इंपल्स जाती है एवी नोड में, और एवी नोड के बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल्स में डिवाइड होती है। ये होता है नॉर्मल हमारा कंडक्टिव सिस्टम। WPW सिंड्रोम में जो हमारा कंडक्टिव सिस्टम होता है वो एसेसरी पाथवे होता है, यानी एक एक्स्ट्रा एसेसरी पाथवे होता है। जब एक एक्स्ट्रा एसेसरी पाथवे होता है तो वो जो है वो कंडक्शन एबनॉर्मलिटी करता है। एक्स्ट्रा एसेसरी पाथवे हमारे पास कंडक्शन एबनॉर्मलिटी की वजह से ये डेल्टा वेव बनती है और पीआर इंटरवल शॉर्ट बन जाता है। पीआर इंटरवल शॉर्ट इसलिए बनता है कि नॉर्मली जो हमारी कंडक्शन होती है एसए नोड, एवी नोड और फिर बंडल्स में, तो नॉर्मल पीआर इंटरवल बने। अगर एसेसरी पाथवे से कंडक्शन होगी तो पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, यानी कंडक्शन रैपिडली हो जाएगी। एक और एरिथमिया या एक और टाइप ऑफ एरिथमिया, टेकीएरिथमिया, जिसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास चार्टिक रिदम होता है। चार्टिक रिदम यानी प्रॉपर क्यूआरएस नहीं बनता और टेकिकार्डिया होता है, और जो है वो ये अगेन लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया है। अगेन टेकीएरिथमिया, वाइड कॉम्प्लेक्स टेकीएरिथमिया। बेसिकली क्या होता है कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ही डीजनरेट होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डीजनरेट होता है कार्डियक अरेस्ट में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हार्ट रेट अराउंड 300 या उससे भी ज्यादा हार्ट रेट है, अगर किसी का हार्ट रेट 300 से ज्यादा होता है तो हार्ट को फिल होने का टाइम ही नहीं मिलता। जब फिल होने का टाइम नहीं मिलता तो कार्डियक आउटपुट ना होने के बराबर होता है। जब कार्डियक आउटपुट नहीं बनेगा तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। तो अगेन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ईसीजी यही है। irregular bizarre looking QRS complex ट्रीटमेंट शॉक, डीसी कार्डियोवर्जन, डायरेक्ट करंट कार्डियोवर्जन शॉक। अगर हम इमीडिएटली डायरेक्ट करंट कार्डियोवर्जन नहीं करेंगे तो पेशेंट निकल जाएगा। एक और टर्म यूज होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मींस टू स्टॉप, ब्रिंग टू अ halt. In cardiac arrest the heart ceases to beat and is also known as sudden cardiac arrest. तो यानी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन अगर रुक जाए तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। Causes क्या है? Number of factors that can cause the sudden cardiac arrest, which includes ventricular or the atrial fibrillation. तो arrhythmias can lead to the cardiac arrest. रिस्क पे कौन है जो कार्डियक अरेस्ट पे जा सकते हैं? रिस्क पे जिनको हम कोरोनरी हार्ट डिजीज है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, अगर किसी को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है यानी इलाज हार्ट है, हार्ट वल्वुलर डिजीज है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रॉब्लम में यानी हार्ट ब्लॉक्स वगैरह हैं, तो वो कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। दूसरे रिस्क फैक्टर्स कौन है जो कार्डियक रिस्क को बढ़ाते हैं, कार्डियक अरेस्ट के रिस्क को? स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हार्ट अटैक, age for men is a 45, for female is a 55, male gender, substance abuse or low potassium or magnesium यानी electrolyte imbalance can lead to the cardiac arrest. अगर किसी को cardiac arrest हो जाए
अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट ये होता है कि हमने फौरन से सीपीआर शुरू करना है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एरिथमिया है, टेकीरेथमिया है, तो डिफिब्रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। डिफिब्रिलेशन बेसिकली डायरेक्ट करंट कार्डियोवर्जन को कहते हैं। अगर किसी को टेकीरेथमिया हो रहा है तो आप डिफिब्रिलेटर उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जब उसको एरिथमिया हो रहा होगा, यानी वीटी या वीफिब या एफिब या एसवीटी, वॉट एवर जो भी रीज़न है, अगर वो हो रहा होगा तो डिफिब्रिलेटर काम करेगा। एसिस्टली में डिफिब्रिलेटर काम नहीं करेगा। यार सुनो, इसमें एक और चीज़ हमने ऐड करनी है। अभी हमारे पास 20 मिनट है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, आप शेयर कर लें प्रेजेंटेशन। जी जी, शेयर कहाँ से करेंगे? ये वाला पीडीएफ। इसको आप या तो क्लोज कर दें, ये प्रेजेंटेशन, ये खत्म हो गई है। हाँ, अब इसको शेयर करना है। हाँ, इसको आप क्लोज कर दें। इनसे पूछें कि वो आ रही है, स्क्रीन आ रही है। नहीं सर, पहले इनसे पूछें स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन आ रही है आपके पास अभी जनाब? वो थैंक्स वाली आ रही है, अच्छा, थैंक्स वाली आ रही है। जो अभी आपने ऐड की है। सर पहले ये वाली स्क्रीन हटाएं। ओके, इसको इसको स्टॉप करें ना शेयर। क्रॉस कर दें, क्रॉस कर दें, इसको वहाँ से काट दें। ओके शेयरिंग स्टॉप कर दें या फिर प्रेजेंटेशन क्लोज कर दें। स्क्रीन शेयर, ठीक है सर, इसको ओके कर दें। ओके, अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर पे दोबारा जाना होगा ना? जी सर, स्क्रीन शेयर। प्रेजेंटेशन जी, टेक केयर एडमियास। प्रोसेस को जूम कर देंगे ना तो हाँ, इसको जूम कर देता हूँ मैं। इंडिविजुअली भी जूम कर सकते हैं। इसको जूम करना है। सर ये अब यहाँ पर ये ठीक है। ठीक है। ओके बच्चों, तो ये भी अगेन हम टेकी एरिथमियास में डिस्कस करते हैं कि टेकिकार्डिया यानी एरिथमिया व्हिच कंटेन्स हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाए तो हम ब्रॉडली स्पीकिंग नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया एंड वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया या ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया। अगर हम नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया में, जैसे हमने एट्रियल फिब्रिलेशन या एसवीटी डिस्कस किया था, तो नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया में हमारे पास दो आता है। यानी टेकिकार्डिया में सबसे पहले नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया। फिर हम नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया में दो चीजें, रेगुलर है या इरेगुलर है। फिर नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया में हम रेगुलर में देखते हैं तो साइनस टेकिकार्डिया, यानी फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स नो टू इंसल्ट इम्पल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द साइनोइटल नोड, यानी रिदम हमारा ऐसे नोड से ही आ रहा है। हर क्यूआरएस से पहले पीवेव बन रही है, हर पीवेव के बाद क्यूआरएस बन रहा है, और पीवेव की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है तो उसको हम साइनस टेकिकार्डिया कहते हैं। तो ये हमारे पास नैरो कॉम्प्लेक्स साइनस टेकिकार्डिया कहलाएगा। दूसरा होता है एट्रियल टेकिकार्डिया, एबरेंट एट्रियल फोकस प्रोड्यूसिंग इम्पल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एसए नोड। अगर हम कहें कि हमारा एसए नोड जो है वहां से इम्पल्स नहीं आ रही, कहीं और से आ रही है एट्रिया से, तो उसको हम एट्रियल टेकिकार्डिया कहते हैं। तो उसमें जो पी वेव होगी वो एबनॉर्मल होगी, नॉर्मल नहीं होगी। डिपेंड करता है कि फोकस कहाँ पर है, राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, अपेक्स में है, रूट में, साइड में है, कहाँ पर है, वो डिपेंड करता है। उसको लोकेट करना बाद में हम ईसीजी में जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में करते हैं। तीसरा डिफरेंशियल जो रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टेकिकार्डिया, जिसको हम एवीएनआरटी कहते हैं। और इसको हमने डिस्कस किया था उसमें एसवीटी में। बेसिकली एसवीटी को एवीएनआरटी कहते हैं, यानी री एंट्रेंट सर्किट विद इन और नियर द एवी नोड। और दूसरा जो टर्म यूज होता है एवीआरटी, एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टेकिकार्डिया, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टेकिकार्डिया और एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टेकिकार्डिया। री एंट्री सर्किट कंडक्टेड एट्रिया टू द वेंट्रिकल वाया एब्नॉर्मल एसेसरी पाथवे, यूजुअली डब्ल्यू सिंड्रोम। जो हमने डब्ल्यू सिंड्रोम यूज किया था टर्म, उसमें ये था कि हमारे पास एक एसेसरी पाथवे है। जो एसेसरी पाथवे है वो एवी नोड के थ्रू नहीं जाता, वो डायरेक्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, तो इसलिए हमें शॉर्ट पीआर इंटरवल और डेल्टा वेव मिलती है। तो एसवीटी, इन दोनों टर्म्स को हम सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया यूज करते हैं कॉमनली। तो नैरो कॉम्प्लेक्स रेगुलर में हमारे पास साइनस टेकिकार्डिया, एट्रियल टेकिकार्डिया, एट्रोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टेकिकार्डिया और एट्रोवेंट्रिकुलर री एंट्री टेकिकार्डिया।
और तीसरा जो है वो एट्रियल फ्लटर विद 2:1 और द 3:1, यानी एट्रियल फ्लटर जो है जिसको हमने कहा था सा टूथ अपीयरेंस होती है, उसमें अगेन री एंट्री सर्किट विद इन द एट्रिया होता है, तो इसलिए हमारे पास टेकीकार्डिया मिलता है। अब दूसरा डिफरेंशियल जो नैरो कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया में है वो इरेगुलर में हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन की हमने ईसीजी देखी थी और डिस्कस की थी, उसमें क्या था कि आरआर इंटरवल इरेगुलर था, टेकीकार्डिया था, और एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको हम कहते हैं, और उसमें पी वेव नहीं थी। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस टेकीकार्डिया में ब्रॉडली स्पीकिंग, तो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया और वाइड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया में हमारे पास आता है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, जो हमने ईसीजी देखी थी कि वाइड कॉम्प्लेक्स था, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स था, और उसमें पी वेव नहीं थी और टेकीकार्डिया था, और उसका जो सोर्स होता है वो वेंट्रिकुलर फोकस होता है, यानी उसका सोर्स वेंट्रिकुलर होता है। जो नैरो कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया में जो फोकस होता है वो एट्रिया होता है, तो इसको हम सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया कहते हैं, इसको हम वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया कहते हैं। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया में एक और टर्म यूज होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया विद बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो आपने देखा होगा कि अगर ईसीजी में किसी को बंडल ब्रांच ब्लॉक आ रहा है, चाहे नॉर्मल ईसीजी हो, तो उसको हम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं। तो उसमें कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं या वाइड होते हैं, यानी 3 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा होते हैं। अगर किसी को सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया यानी सोर्स एट्रिया है और उसको अंडरलाइंग बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो वो हमें जो लुक देगा वो वीटी की तरह लुक देगा, तो उसको हम एसवीटी विथ बंडल ब्रांच ब्लॉक या एसवीटी विथ एबरेंसी कहते हैं। तो दिस इज रेयर। Any broad complex tachycardia should be treated with the VT unless proven there is a patient as an old ECG or the clear previous bundle branch block, unchanged morphology। ठीक है, तो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया में रेगुलर में हमारे पास दो डिफरेंशियल्स हैं, वीटी होगा या एसवीटी विद बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। इरेगुलर होगा तो पॉलीमॉर्फिक वीसी, जिसको टॉर्सेडी पॉन्ट्स कहते हैं। टॉर्सेडी पॉन्ट्स यानी ट्विस्टिंग पॉन्ट्स होता है। यूजुअली जो हमारे पास जो कंजेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम्स या एक्वायर्ड लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम्स हैं, वो एक वीटी कराते हैं, किस्म वीटी का किस्म होते हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिक वीटी कहते हैं या टॉर्सेडी पॉन्ट्स कहते हैं, ट्विस्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। और एट्रियल फिब्रिलेशन विद बंडल ब्रांच ब्लॉक, अगर किसी को ऑलरेडी बंडल ब्रांच ब्लॉक है और वो एट्रियल फिब्रिलेशन में चला गया है, तो वो अगेन इरेगुलर होगा और वाइड कॉम्प्लेक्स होगा, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम आते हैं एटियोलॉजी पे, एटियोलॉजी ऑफ अरिथमिया और पैथोलॉजी का एज अपोज टू द फिजियोलॉजी का। होते क्यों है एरिथमियास, टेक एरिथमियास होते क्यों है? पोस्ट कार्डियक अरेस्ट के बाद यूजुअली वीटी होता है, वीफिप होता है, एफिप होता है, एसवीटी होता है। तो कार्डियक अरेस्ट के बाद जो रिवर्ट होता है पेशेंट, वो टेक एरिथमियास में होता है। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर किसी को एमआई होता है, तो एमआई में बेसिकली क्या होता है कि या तो वो हार्ट ब्लॉक में चला जाएगा या उसको वहां पे स्कार बनेगा, स्कार से करंट प्रोड्यूस होता है जो वीटी या वीफिप कराता है। अगर किसी को लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, तो वो अगेन वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के रिस्क में जा सकता है, उसको वीटी हो सकता है, जिसको हम पॉलीमॉर्फिक वीटी या टॉर्सेडी पॉन्ट्स कहते हैं। वल्वुलर हार्ट डिजीज में यूजुअली हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, जैसे माइटल स्टेनोसिस में यूजुअली एलए इलाज हो जाता है तो एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाता है। कार्डियोमायोपैथीज में अगेन टेकीएरिथमियाज होते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर भी हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर भी हो सकते हैं। अगर हम नॉन कार्डियक काजेस में जाए तो हाइपोक्सिया की वजह से हमारे पास टेकीएरिथमियास होते हैं, टेकीकार्डिया होता है। हाइपोवोलेमिया की वजह से कंपनसेटरी टेकीकार्डिया होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास टेकीकार्डिया होता है या ब्रेडिकार्डिया होता है। अगर किसी को हाइपरकेलीमिया है, तो हाइपरकेलीमिया यूजुअली प्रेजेंट करता है हार्ट ब्लॉक के साथ, यानी ब्रेडी एरिथमियास के साथ प्रेजेंट करता है। बाकी जो है अगर हाइपोकेलीमिया या हाइपोमैग्नीसीमिया या हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो उसमें अगेन क्यूटी प्रोलॉन्ग होता है और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया वीटी का रिस्क होता है। हाइपोग्लाइसीमिया में हमारे पास हाइपोथर्मिया में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, सेप्सिस में ड्रग इंड्यूस सर्टेन ड्रग्स जो होती हैं वो टेकीकार्डिया कराती हैं। उसमें कोकेन, एम्फेटामिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हार्ट ब्लॉक कराती है, डिजॉक्सिन हार्ट ब्लॉक कराती है, एमिड्रोन हार्ट ब्लॉक कराती है। अगर किसी को टेकीकार्डिया होता है तो क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करता है? यूजुअली वीटी या एसवीटी जो है शॉक में प्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेंशन, डायफ्रेसिस पेलार, इंक्रीज कैपिलरी रिफिल टाइम, सिनकपी, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मायोकार्डियल इस्कीमिया, चेस्ट पेन। अगर किसी को टेकीकार्डिया होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ेगी। अगर ऑलरेडी उसको कॉर्नरी हार्ट डिजीज है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, तो वो एमआई के साथ प्रेजेंट करेगा और ईसीडी में चेंजेस एमआई वाली होगी। कार्डिक फेलियर, अगर किसी को पंप फेलियर हो जाए सेकेंडरी टू
एरिथमिया, यूजुअली एट्रियल फिब्रिलेशन या एसवीटी हार्ट फेलियर करा देते हैं। तो उसका फीचर्स जो है वो ऑर्थोपनिया, पीएनडी, बेजल क्रेपिटेशन, रेस्ट जेवीपी, ये हमारे फीचर्स मिलेंगे। ये हमारे पास है एडवर्स फीचर्स यानी वर्स फीचर्स जिसके साथ टेकीआरिथमियास प्रेजेंट हो सकते हैं। नॉन एडवर्स फीचर्स पैल्पिटेशन, डिस्निया, एंजाइटी उसके साथ प्रेजेंट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? सीबीसी कराएंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, मैग्नीशियम कराएंगे और बोन प्रोफाइल कराएंगे, कैल्शियम फॉस्फेट लेवल्स, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से टेकीआरिथमियास तो नहीं है, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, एंटाइकोगुलेशन टेस्ट कराएंगे, चेस्ट एक्सरे देखेंगे, एकोकार्डियोग्राफी में वल्वुलर हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथी देखने के लिए या अक्यूट एमआई एसीएस में वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी देखने के लिए हमें एकोकार्डियोग्राफी कराना पड़ता है। इनिशियल मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास टेकीकार्डिया है और पेशेंट जो है शॉक में प्रेजेंट करना है तो हमने वही वाला रूल ABCD वाला अपनाना है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। मेंटेन द पेशेंट्स एयरवे, एयरवे हम मेंटेन करेंगे, चाहे तो हम एंडोट्रैकियल ट्यूब कर दें या अम्बू बैग करें। यूज अ मैन्यूवर सुप्राग्लोटिक और द डेफिनेटिव एयरवे इंडिकेटेड। कंट्रोल्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेचुरेशन हमें मेंटेन रखनी होती है 94 से 98 तक। हमें जो है वो टेलीमेट्री जिसमें हम पल्स ऑक्सीमेट्री, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर और कार्डिक मॉनिटरिंग, डिफिब्रिलेटरी पैड्स अटैच कर देते हैं ताकि जो है अगर हमें शॉकेबल रिदम है तो शॉक मिल जाए उनको और कार्डियोवर्ट हो जाए। 12 DCD हम करते हैं रिदम देखने के लिए कि रिदम क्या है और सोर्स क्या है। आईवी एक्सेस ले लेते हैं कि ताकि जो है वो ब्लड वगैरह ले लें और आईवी फ्लूइड शुरू कर दें अगर हमें देने हैं, अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में नहीं है। अगर कोई हमारे पास रिवर्सिबल काज है, सपोज हमारे पास जो ब्रेडी एरिथमियाज होते हैं या टेकी एरिथमियाज होते हैं, कॉमनली हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है या हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं वो रिवर्सिबल कॉज होते हैं। या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, अगर हम इस्कीमिया को करेक्ट करेंगे तो उसका एरिथमिया ठीक हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करेंगे तो एरिथमिया ठीक हो जाएगा। अगर हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म है उसका थायराइड को ट्रीट करेंगे तो हमारा जो एरिथमिया है वो रिवर्सिबल कॉज होता है, करेक्टेबल कॉज होता है। अगर किसी को कंजेनाइटल प्रॉब्लम है या किसी को जो है एमआई की वजह से लॉन्ग प्रोसेस है तो उसको हम लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स पे डाल देते हैं। एडवर्स फीचर्स, अगर हमारे पास शॉक है, सिनकपी है, एमआई है, हार्ट फेलियर है तो सबसे पहले हम डीसी कार्डियोवर्ट करते हैं जनरल एनेस्थीसिया या कॉन्शियस सेडेशन में। वंस रेडी वार्न ऑल दोज नियर बाय। अगर हम किसी को डीसी कार्डियोवर्ट करते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि हम या तो उसको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं या कॉन्शियस सेडेशन जो हम यूज करते हैं मिडाजोलम वगैरह, तो कॉन्शियस सेडेशन में हम देते हैं। अगर पेशेंट जाग रहा होगा और उसको आपने शॉक दिया तो वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, तो आपने जो है अगर पेशेंट जाग रहा है तो उसको एनेस्थीसिया दें या कॉन्शियस सेडेशन दें, उसके बाद आप शॉक दें। अगर आप शॉक देने जा रहे हैं तो पेशेंट के साथ जितने भी स्टाफ, नर्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो खड़े हैं तो उसको क्लियर का आवाज देना होता है, क्योंकि अगर उनका हाथ बेड के साथ अटैच्ड है या पेशेंट के साथ अटैच्ड है तो उनको भी शॉक मिल जाएगा। तो बेहतर है कि आपने एक टर्म यूज करते हैं ऑल क्लियर, यानी सबने दूर हो जाना है जब आप शॉक देते हैं ताकि उनको करंट ना लगे। रिमूव एनी ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस व्हाइल डिफिब्रिलेटर इज सेट ऑन सिंक्रोनाइज मोड, चार्ज इज टू द 120, यानी मशीन को हम चार्ज करते हैं 120 जूल पे और उसको शॉक देते हैं। Once defibrillator is charged and all is clear, deliver the shock. Should this fail, two subsequent shock at increasing increments may be tried. Should this fail, give the loading dose of amiodarone 300 IV over 10 to 20 minutes and repeat the DC cardioversion followed by the amiodarone 900 mg IV over 24 hours. ये होता है रेजिस्टेंट टेकीआरिथमियास। अगर किसी को रेजिस्टेंट टेकीआरिथमियास है, एक शॉक से नहीं होता, तो आप जैसे स्टार्ट आपने 120 से किया तो फिर आप शॉक को बढ़ा दें, 150 कर दें, 160 कर दें या 200 जूल्स का शॉक कर दें, फिर दोबारा शॉक करें। अगर उससे भी नहीं होता तो फिर आपने जो है ड्रग देनी है, एम्योड्रोन एंटी एरिथमिक ड्रग है 300 मिलीग्राम IV ओवर 10 to 20 मिनट, फिर दोबारा शॉक करें तो रिवर्ट हो जाएगा। अगर हम मैनेजमेंट में जाएं, कोई ऐसा फीचर नहीं है, कार्डियोजेनिक शॉक नहीं है, अक्यूट एमआई नहीं है और जो है पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, यानी एडवर्स फीचर्स नहीं है, तो फिर आप कैसे ट्रीट करते हैं? अगर एसवीटी है तो वैगल मैनुअर से आप जो है कैरोटिड मसाज करेंगे तो यूजुअली ब्रेक हो जाता है।
अगर वॉल्सल्वा मैनवर्ड से भी जो है एसवीटी जो है वो ब्रेक हो जाता है, सुप्रावेंटिकुलर टेकिकार्डिया ब्रेक हो जाता है कैरोटिड मसाज से या वाल्सल्वा मैनवर्ड से। वाल्सल्वा मैनवर्ड्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। यूजुअली अगर आप ब्लो करें एयर अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, जैसे सिरिंज में ब्लो करें, तो उससे वाल्सल्वा मैनवर्ड से भी ब्रेक हो जाता है एसवीटी। अगर ये मैनवर फेल हो गया आपका, वेगल मैनुअर, तो एडिनोसिन हम ट्राई करते हैं। एडिनोसिन जो है वो ड्रग है जो एवी नोडल ब्लॉकर है, हमारे एसवीटी को ब्रेक कर देती है, टेकेरिथमिया को साइनस में कन्वर्ट कर देती है। 6 मिलीग्राम से हम स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा डोज जो है वो 12 मिलीग्राम होता है, और रिपीट जो है वो 12 मिलीग्राम होता है। 6 मिलीग्राम से अगर रिवर्ट नहीं हुआ तो 12 मिलीग्राम देते हैं, अगर 12 मिलीग्राम से नहीं होता तो रिपीट 12 मिलीग्राम कहते हैं। तो इससे यूजुअली हमारा जो है वो ट्रीट हो जाता है सुप्रावेंटिकुलर। अगर एडिनोसिन यूजुअली अगर किसी को अस्थमा है या रिएक्टिव एयरवे डिजीज है तो एडिनोसिन कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाता है, या पेशेंट शॉक में है, तो फिर हम जो है वो यूज करते हैं वेरापामिल 2.5 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम, या फ्लेकेनाइड 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम IV ओवर 20 to 30 मिनट्स। यानी ये एंटायरिथमिक ड्रग है। वेरापामिल हमारे पास कॉमनली अवेलेबल होती है, लेकिन फ्लेकेनाइड हमारे पास कॉमनली अवेलेबल नहीं होती है। इसको हम यूज कर सकते हैं टू ट्रीट द सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया। अगर रिदम इरेगुलर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसकी मैनेजमेंट ये होगी कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एक चीज यूज हम करते हैं जिसको हम एंटी कोगुलेशन कहते हैं। एंटी कोगुलेशन इसलिए यूज करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में क्योंकि एट्रिया का रेट 300 से ज्यादा होता है, वहां पे ब्लड स्टेसिस होती है, थ्रोम्बस बनता है। जो थ्रोम्बस अगर निकलेगा तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करेगा, सीवीए कर सकता है, मेसेंट्रिक इस्कीमिया कर सकता है, या कोई लिम्स में थ्रोम्बस जा सकता है, तो लिम्फ थ्रेडनिंग इस्कीमिया कर सकता है। तो अगर इरेगुलर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो उसको हम बेसिकली पेशेंट को देखते ही देखेंगे कि उसका ऑनसेट जो है लेस देन 48 आवर्स है या मोर देन 48 आवर्स है। अगर लेस देन 48 आवर्स है तो हमारा जो एम होगा, अगर रिदम कंट्रोल है तो हम एंटी एरिथमिक ड्रग यूज करेंगे, फ्लेकेनाइड या एमियोड्रोन ओवर द 24 आवर्स। एंटीकोगुलेशन विद एनोक्सापेरिन और सबकुटेनियस प्रोटिटिस हम एंटीकोगुलेशन यूज करेंगे और रिदम कंट्रोल करेंगे। अगर ऑनसेट मोर देन 48 आवर्स है, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन 48 घंटे से ज्यादा है, तो हमारा जो एम होगा वो रेट कंट्रोल होगा, क्योंकि इसका रिदम कंट्रोल, इसको नॉर्मल करने में हमें बहुत मुश्किल होगी। तो रेट कंट्रोल के लिए हम मेटोप्रोलोल बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, बिसोप्रोलोल बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, या वीरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। अगर साइंस ऑफ हार्ट फेलियर है तो डिजॉक्सिन हम यूज कर सकते हैं 0.5 मिलीग्राम IV ओवर 30 to 60 मिनट्स। एक मरतबा वो हार्ट फेलियर से बाहर आ जाए तो हम बीटा ब्लॉकर भी ऐड कर सकते हैं। अगेन एंटी कोगुलेशन हम शुरू करेंगे विद एनोक्सापेरिन ताकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क कम हो जाए। अगर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है तो लाइकली वीटी है, तो वीटी है और पेशेंट स्टेबल है तो आप उसको केमिकल कार्डियोवर्ट कर सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, दूसरा होता है केमिकल कार्डियोवर्जन। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन डायरेक्ट कार्डियक कन्वर्जन होता है, DCC कार्डियोवर्जन कहते हैं हम उसको। अगर पेशेंट वाइटली स्टेबल है तो उसको हम केमिकल कार्डियोवर्जन कर सकते हैं एमियोड्रोन के साथ 300 मिलीग्राम IV ओवर 20 to 30 मिनट फॉलोड बाय 900 मिलीग्राम IV ओवर 24 आवर्स। तो उसे रिवर्ट हो जाएगा, हमें शॉक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है तो उसको हम ट्रीट करेंगे VT अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अगर SVT विद बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो हमें प्रीवियस ECG हमारे पास है बंडल ब्रांच ब्लॉक की, या कोई और एविडेंस है कि हम कहेंगे ये SVT विद बंडल ब्रांच है, तो हम अगेन वही वाला मैन्यूअर जो SVT में हमने यूज किया था कि सबसे पहले वेगल मैन्यूअर जिसमें एडिनोसिन है वो हम यूज कर सकते हैं, या वेगल मैन्यूअर्स यूज कर सकते हैं, उसे भी ये ब्रेक हो जाएगा। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन विद बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो अगेन हमारे पास जो एट्रियल फिब्रिलेशन का जो मैनेजमेंट है वो हम इस पे यूज कर सकते हैं। अगर पॉलीमॉर्फिक VT है, टॉर्सिडी पॉन्ड्स है और पेशेंट वाइटली स्टेबल है तो हम मैग्नीशियम देंगे 2 ग्राम, तो उससे भी यूजुअली रिवर्ट हो जाता है। अगर ऐसी कोई ड्रग है जो QT को फर्दर प्रोलॉन्ग करती है, काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो QT को प्रोलॉन्ग करती हैं, जो मोस्ट हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, मैक्रोलेट्स या SSRI हैं, या हमारे पास जो है वो लॉन्ग QT के लिए एंटाहिस्टामिन्स हैं। अगर ऐसी कोई ड्रग चल रही है तो उसको हमने स्टॉप करना है एज ए मैनेजमेंट, कि अगर किसी का ऑलरेडी QT प्रोलॉन्ग है, आपने ड्रग दे दी जो जिसका साइड इफेक्ट QT प्रोलॉन्ग करना है, तो फिर वो पेशेंट रिस्क पे चला जाएगा कि उसको किसी वक्त VT हो सकता है। तो इसलिए आपने ऐसी ड्रग होल्ड करनी है जो QT को प्रोलॉन्ग करती है।
अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसको हमने करेक्ट करना है, अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो थायराइड को करेक्ट करना है हमने। जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो टेकिकार्डिया के लिए पूछे जाते हैं, द लिस्ट द एडवर्स फीचर्स व्हिच सिग्निफाई द अनस्टेबल टेकिकार्डियास, tachyarrhythmias. What is the appropriate management of tachyarrhythmia if one or more adverse features are present? What procedure must be performed in the conscious patient in order to facilitate the management? If no adverse features are present, outline the approach to the assessment to the stable tachyarrhythmias. How would you manage the patient with a stable SVT? And how would you manage the patient with a stable atrial fibrillation onset less than 48 hours? Or how will you manage the patient with a stable atrial fibrillation with onset more than 48 hours? How do you manage the patient with a stable VT? And then once the tachyarrhythmias has reverted back to the, how will you follow your patient? So these are the common questions that we have already discussed. अब हमारे पास अगर कोई सवाल है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। जी चैट पे आप रहेंगे? जी चैट्स में मैं जा रहा हूँ। चैट पे मैं कर देता हूँ। हाँ चैट पे ये है कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। अच्छा जी मैं उसकी विंडो खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 ओके तो पहला सवाल अरीशा नवाज ने ये पूछा है कि डू वी नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत जरूरी सवाल पूछा है। ये बिल्कुल आपको आना चाहिए क्योंकि जो थर्ड ईयर एमबीबीएस से हम एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं वो ये कि आइडेंटिफाई द अरिथमिया एंड रिदम को आइडेंटिफाई करना होता है और उसका इमीडिएट मैनेजमेंट देखना होता है। अगर किसी को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है यानी ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है तो आपको आना चाहिए कि ये वीटी है या वीफिब है या टॉर्सिडी पॉन्ड्स है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो फिर आपको मैनेजमेंट करना आएगा। हमाद साहब पूछ रहे हैं कि वाई ऑक्सीजन डिवाइस रिमूव बिफोर डीसी कार्डियोवर्जन? क्योंकि उसमें जो है वो आग लगने का खतरा होता है तो इसलिए आपने जो है ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है। टॉपिक वॉज वेरी डिफिकल्ट। हाँ यार एक तो मटेरियल बहुत ज़्यादा था और सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी तो इसलिए बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप वार्ड रोटेशन पे आएंगे तो आपको इजीली करके दोबारा बता सकता हूँ मैं कि जो है एरिथमियास को एक तो आइडेंटिफाई करना होता है। अब एक एक टॉपिक को डिस्कस करना है, वीटी को डिस्कस करना है, एट्रियल फिब्रिलेशन को, ये एक एक चीज़ सेपरेट डिस्कस करने जैसी है। इसको तो मैंने बहुत ही नैरो करके बताया है। कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट अगेन हमारे पास जो है मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है कार्डियक अरेस्ट का वो अक्यूट एमआई होता है। अक्यूट एमआई में हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो कार्डियक अरेस्ट के साथ आते हैं। अगर उसको टेकिकार्डिया हुआ, वीटी हुआ, वीफिब हुआ तो वो अगेन कार्डियक अरेस्ट में जाएगा। अगर उसको हार्ट ब्लॉक हुआ तभी वो कार्डियक अरेस्ट में जाएगा। ठीक है। irregular rhythm is the only differentiating point between atrial fibrillation and SVT। बिल्कुल आसिम अली, ये जो है वो इरेगुलर रिदम। अगर हमारे पास नैरो कॉम्प्लेक्स है, टेकिकार्डिया है, पीवेफ नहीं है तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर इरेगुलर है तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन है, अगर रेगुलर है तो वो एसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। मिनहा मुर्तजा, हाउ टू डिफरेंशिएट फ्लटर वेव्स एंड द फिब्रिलेटरी वेव्स? वेरी गुड क्वेश्चन। फ्लटर वेव्स जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत सी पी वेव बन रही होती है
और वो सार टूथ अपीयरेंस होती है, वो हमें पी वेव क्लियरली नजर आती है। जो फिब्रिलेटरी वेव्स होती हैं एट टाइम्स जो है हमारी जो ईसीजी मशीन होती है उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, वो नजर नहीं आती, हमें सिर्फ क्यूआरएस नजर आता है, इरेगुलर नजर आता है। बहुत ही कम होता है जिसमें फिल्टर ऑफ किया हो तो उसमें हमें फिब्रिलेटरी वेव्स वो बहुत ही चौटिक होती हैं, बहुत ही स्मॉल साइज की होती हैं और मल्टीपल होती हैं। जो फ्लटर वेव्स होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत और क्लियर नजर आती हैं, 2 या 3 पी वेव हर क्यूआरएस से पहले, डिपेंड करता है कि एटर फिल्टर किस टाइप का है। 2:1 है तो 2 पी वेव के बाद क्यूआरएस होगा, 3:1 है तो 3 पी वेव के बाद क्लियरली हमें पी वेव नजर आएगी। फिब्रिलेटरी वेव्स में क्लियर पी वेव नजर नहीं आएगी, बिल्कुल ही स्मॉल सी इरेगुलर सी पी वेव्स नजर आएंगी। रेफरेंस रेफरेंस जो है कि ये हमारे पास हमारी डाओ की, इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ये छोड़ देता हूँ, यही डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, यही इतना काफी है आपके लिए। दूसरा ये कि हमारे पास जो टैकी अरिथमियास का ऑक्सफोर्ड का जो हैंडबुक है उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसमें देख लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का हैंडबुक। ओके, एनी क्वेश्चन? सर कोई और क्वेश्चन तो अभी करने नहीं आ रहे। बस ठीक है, फिर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू ठीक सो है, मच। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।